Hello, how are you, dear students? I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. Dear students, and I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, all the schools, colleges and coaching institutes will have closed by 30 June 2020. So dear students, don't waste your precious time sitting at home. As you know, time and tide wait for none. They come and go in their own ways. Time once gone is gone forever. It never comes back. So dear students, don't waste your precious time sitting at home. Sitting at home to use your time, to use your precious time to read your books prescribed by the government. Dear students, in the previous class I taught you how to solve accepting and declining of the formal invitation. But today I am going to teach you how to solve accepting and declining our informal invitation. So now attention on the blackboard. यहाँ पे बच्चों हम लोग हेडिंग डालते हैं हाउ to solve accepting and declining our informal invitation. प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैकबोर्ड पे ध्यान देना। इस हाउ टू सॉल्व का मतलब हल कैसे किया जाता है। हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ टू सॉल्व सॉल्व का मतलब होता है हल करना, यानी किस प्रकार से हल किया जाता है। एक्सेप्टिंग का मतलब होता बच्चों स्वीकार करना, एंड का मतलब होता है और, डिक्लाइनिंग का मतलब होता है अस्वीकार करना, आव का मतलब होता है काके की। इस आव का मतलब क्या होता, काके की। इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक, इनविटेशन का मतलब निमंत्रण। इन इस अनौपचारिक निमंत्रण को किस प्रकार से स्वीकार और अस्वीकार किया जाता है, उसको किस प्रकार से हल किया जाएगा। आई मीन डियर स्टूडेंट्स, आई मीन मेरे कहने का मतलब हाउ टू सॉल्व यानी हल कैसे किया जाता है, किसे, इस इनफॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्ट एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना और डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना। यानी इस इनफॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्ट और डिक्लाइन को किस प्रकार से हल किया जाता है। ध्यान दो बच्चों, ये जो आपका इनफॉर्मल इनविटेशन है, इसका जो एक्सेप्ट होता है, इसको भी हल करने का जो नियम होता है वह कितना होता है, 5 का मतलब होता है 5। और ये जो इनफॉर्मल होता है, इसको भी इनफॉर्मल के जो ये डिक्लाइन होता है, इसको भी हल करने का जो रूल्स होता है वह कितना होता है, 5। दोनों सेम होता बच्चों, चाहे इस इनफॉर्मल का एक्सेप्ट हो और चाहे तो डिक्लाइन हो। इन दोनों के हल करने के जो रूल्स होते हैं वह सेम होते हैं। परिवर्तन केवल बीच के 2 लाइन जो बॉडी होती है उसी में केवल एक दूसरे का अलग होता है। बाकी सारा प्रोसेस, सारा नियम जो होता है इस इनफॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्ट
और डिक्लाइन का सारा प्रोसेस जो होता है वो सेम होता है। परिवर्तन दोनों में केवल जो बॉडी में लाइन लिखी जाती है उसके बीच के लाइन में केवल 2-3 सेंटेंस का परिवर्तन होता है। बाकी सारा फार्मूला जो होगा वो बेटा सबका सेम होगा, चाहे तो वह एक्सेप्ट हो और चाहे तो वह डिक्लाइन हो। यस, तो अब मेरे विद्यार्थियों आप लोग को यह ध्यान रखना है कि इस एक्सेप्ट और डिक्लाइन के जो हल करने का ये 5 है रूल्स है। रूल्स का मतलब होता है नियम। ये जो 5 नियम होते हैं वह कौन कौन होते हैं एक नजर पहले देख लो। जैसे इसमें सबसे पहले होता है बच्चों अ सेंडर है, अपोस्ट्रोफी एस है, एड्रेस है। इस सेंडर का मतलब होता है भेजने वाला। यहां पे अपोस्ट्रोफी एस हो गया तो काके की एड्रेस का मतलब होता है पता, तो सेंडर एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। अर्थात बच्चों जो रिप्लाई करेगा सबसे पहले हमें उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मैं आपको विशेषता में बताया था कि इस इनफॉर्मल इनविटेशन में भी एड्रेस लिखा जाता है। कहां? सबसे ऊपर है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड। इस लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बच्चों बाईं तरफ। सबसे पहले उस रिप्लाई करने वाले का पता ही लिखा जाता है। इसीलिए बच्चों देखो इसमें पहला आ गया नियम, यहां पे सेंडर्स एड्रेस है, यानी भेजने वाले का पता। अब ये भेजने वाले का पता कैसे लिखा जाएगा, कितने लाइन में होगा, पहले लाइन में क्या होगा, दूसरे लाइन में क्या होगा, तीसरे लाइन में क्या होगा, ये सब कुछ मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो ये जो 5 नियम है बेटा उसमें सेंडर्स एड्रेस जो है वह आपका रूल नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद बच्चों रूल नंबर 2 है, इसमें आता आपका डेट है। इस डेट का मतलब होता है दिनांक है। मैंने बताया था विद्यार्थियों कि इस इनफॉर्मर में डेट, मंथ और ईयर अवश्य लिखा जाता है। जिस दिन आप उस रिप्लाई को करोगे उस दिन का आपको क्या लिखना होगा, डेट भी लिखना होगा, मंथ भी लिखना होगा और ईयर भी लिखना पड़ेगा। ध्यान दो बच्चों, यहां पे जैसे डेट भी आएगा, मंथ है, महीना भी आएगा और ईयर है, इन तीनों को लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं अभी आपको लिख करके बताऊंगा। अब इसमें तीसरा आता बच्चों आ से लिव अटेशन। इस सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। यस बच्चों, अब इसमें आएगा तीसरे नंबर पे सैल्यूटेशन है। यानी जिस व्यक्ति को आप रिप्लाई कर रहे हो, जिसको जवाब दे रहे हो, जो व्यक्ति रिसीव करेगा उस व्यक्ति के लिए संबोधन क्या होगा, किस प्रकार से उसको संबोधित करोगे, ये मैं बताऊंगा कि सैल्यूटेशन में कैसे लिखा जाएगा और क्या आएगा। अब बच्चों उसके बाद आता आपकी बॉडी। इस बॉडी का मतलब होता है मुख्य, अभाग। यस बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि ये बॉडी में क्या क्या आएगा, कैसे लिखा जाएगा, मैं सब कुछ आपको एक एक करके बता दूंगा। केवल प्रश्न से आपको निकालना क्या होगा, विषय का नाम, डेट, मंथ है, ईयर है, टाइम और प्लेस। यही चीज प्रश्न से निकाल करके इस बॉडी के अंदर भर दोगे, सारा फंक्शन आपका अपने आप हो जाएगा। बाकी कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो कैसे होगा मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। अब बच्चों इसमें 5वां आता आपका अ कंप्ली, अ मेन, अ टरी, अ क्लोज है। इस कंप्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है उपयुक्त समापन।
प्लस है, इसी में आएगा आपका सिग नेचर। इस सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर। तो ये जो पांचवा खंड बच्चों, इसमें दो आता है, कंप्लीमेंट्री क्लोज है, इसका मतलब होता है उपयुक्त समापन, प्लस है सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर है। मैंने आपको बताया था बच्चों कि इस इनफॉर्मल इनविटेशन में सिग्नेचर है अवश्य किया जाता है। जो भी व्यक्ति रिप्लाई करेगा वो सबसे अंत में अपने नाम का हस्ताक्षर करता है। तो ये देखो इस पांचवें खंड में दो हो गया, कंप्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर। ये रहा बच्चों आपको इस इनफॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्ट और डिक्लाइन को हल करने का जो ये 5 का मतलब होता 5 रूल्स होता है, उसमें यही आपको पढ़ाऊंगा। पहला सेंडर एड्रेस के बारे में पढ़ाऊंगा, दूसरा डेट के बारे में पढ़ाऊंगा, तीसरा सैल्यूटेशन संबोधन के बारे में बताऊंगा, चौथा बॉडी के बारे में बताऊंगा, पांचवा कंप्लीमेंट्री क्लोज प्लस है सिग्नेचर के बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। यही है मेरे विद्यार्थियों आप लोगों का इस इनफॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्ट और डिक्लाइन को हल करने का 5 रूल्स का मतलब होता नियम। इस प्रकार से इन्हीं सबको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि यहां पे सेंडर एड्रेस कैसे लिखा जाता है, डेट कैसे लिखा जाता है, सैल्यूटेशन कैसे लिखा जाता है, बॉडी कैसे लिखी जाती है, कंप्लीमेंट्री क्लोज प्लस सिग्नेचर किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखना ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ सको कि इस इनफॉर्मल इनविटेशन के एक्सेप्ट और डिक्लाइन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यस बच्चों, आओ मैं इन 5 फार्मूलों को एक एक करके आपको समझाता हूं। वंस अगेन यहां पे लिखा हूं हाउ टू सॉल्व हल कैसे किया जाता है। एक्सेप्टिंग का मतलब स्वीकार करना, डिक्लाइनिंग का मतलब अस्वीकार करना, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक, इनविटेशन का मतलब निमंत्रण। यस, इस अनौपचारिक निमंत्रण के स्वीकार करना और अस्वीकार करने को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आपके सिलेबस में इनफॉर्मल इनविटेशन नहीं है, बल्कि इस पे रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। इस पे रिप्लाई पे प्रश्न आता है। रिप्लाई 2 होते हैं, एक होता है एक्सेप्ट और दूसरा होता है डिक्लाइन। तो आपके सिलेबस में ये एक्सेप्ट और डिक्लाइन है। अब ध्यान दो, इस एक्सेप्ट और डिक्लाइन को हल करने के कुल कितने नियम होते हैं? 5। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? सेम। और जो इस प्रकार से मैं आपको मेंशन कर चुका हूं इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर। यस बच्चों, अब आगे आओ देखो। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना। देखो यहां पे सबसे पहला आपका रूल नंबर आपका फर्स्ट था। बताइए क्या? यहां पे सेंडर्स एड्रेस। इस सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। तो ध्यान दो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे। अब यानी आपको सबसे पहले बाईं तरफ भेजने वाले का पता लिखना है।
यस, जैसे अगर मैं उस रिप्ले को कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं अपना एड्रेस लिखूंगा, अगर आप करोगे तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे। अगर मान लो ये एड्रेस भेजने वाले का एड्रेस प्रश्न में दिया है तब तो बच्चों उसे लिखोगे, अगर नहीं दिया होगा तो आपको कोई ना कोई एड्रेस है जरूर है लिखना पड़ेगा। यस, अगर प्रश्न में दिया होगा तो आप उसे लिखोगे, अगर नहीं दिया होगा तब आपको कोई ना कोई एक एड्रेस है सबसे ऊपर बाईं तरफ है लिखना पड़ेगा। तो यह किस तरीके से आएगा, ध्यान दो बच्चों, यह सेंडर एड्रेस है, 2 लाइन में भी लिखा जा सकता है। अब 2 लाइन में कैसे लिखा जाएगा मैं आपको समझाऊंगा। यह सेंडर एड्रेस बच्चों आपका 3 लाइन में भी लिखा जा सकता है, या तो बच्चों आप लोग 2 लाइन में लिखोगे या तो आप लोग 3 लाइन में लिखोगे। लेकिन कब, जब प्रश्न में नहीं दिया होगा और आपको किसी न किसी एड्रेस को अपने मन से बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके पहले लाइन में क्या आएगा, दूसरे लाइन में क्या आएगा और तीसरे लाइन में क्या क्या आएगा। ध्यान दो बच्चों ब्लैक बोर्ड पे। तो इसके पहले लाइन में यहां पे वार्ड है, वार्ड नंबर हो गया। दूसरा बच्चों जैसे यहां पे हाउस है, नंबर हो गया। तीसरा बच्चों यहां पे स्ट्रीट है, नंबर हो गया। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, अब इन 3 में से कोई एक है, जैसे वार्ड नंबर होता है, जैसे अगर आपका घर है नगर परिषद के अंतर्गत आता होगा तो आपका घर जो होगा किसी न किसी वार्ड नंबर में होगा, तो यहां पे वह आपको वार्ड नंबर लिखना पड़ता है। अगर मान लो वार्ड नंबर नहीं है तो हाउस नंबर का मतलब मकान संख्या लिखना होगा। अगर मकान संख्या भी नहीं है तो स्ट्रीट नंबर का मतलब गली संख्या लिखना पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो आप लोग, इन तीनों में से कोई एक आएगा, चाहे वार्ड नंबर लिखो, चाहे हाउस नंबर लिखो, चाहे गली नंबर लिखो। अब ब्लैक बोर्ड पे देखो इसमें लिखा क्या जाएगा। इसमें बच्चों आपका 2 का मतलब होता है 2, डिजिट है, बर्स है, या तो यहां पे 3, डिजिट है, बर्स आएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग, 2 का मतलब होता है 2, डिजिट का मतलब होता है डिजिट है, नंबर का मतलब होता है संख्या। 2 का मतलब होता है 2, डिजिट का मतलब होता अंक है, नंबर का मतलब होता संख्या। इन 2 अंकों की संख्या लिखनी होगी, या तो 3 का मतलब होता 3 है, डिजिट का मतलब होता अंक है, नंबर का मतलब संख्या। तो ध्यान देना बेटा ब्लैक बोर्ड पे, आपको इस वार्ड नंबर, हाउस नंबर या गली नंबर में आपको 2 अंकों की या तो 3 अंकों की कोई न कोई संख्या लिखना पड़ेगा। कोई न कोई, या तो 2 अंक की संख्या ले लो या तो 3 अंकों की संख्या ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे आपको ले लिया जैसे 46। अब इसके बाद तुरंत यहां पे क्या करोगे, कामा। अब बच्चों यह 46 है, मैंने अपने मन से लिखा 2 अंकों की। अब ये 46 है, हमारा वार्ड नंबर भी हो सकता है, हाउस नंबर भी हो सकता है और गली नंबर भी हो सकता है, क्योंकि ये लिखा कैसे, मैंने अपने मन से। अगर मैं यहां पे हाउस नंबर लिख दूंगा, मान लो आपका नगर कॉलोनी, गली का नाम आगे आएगा, तो अब ये जो हाउस नंबर ये 46 है, ये आपका हाउस नंबर भी हो सकता है, गली नंबर भी हो सकता है और वार्ड नंबर भी हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान रखना, सबसे पहले 2 अंकों की या 3 अंकों की आपको कोई न कोई संख्या लिखना पड़ेगा। यस, अब आगे आते हैं, उसी लाइन में एक और चीज आता है, जैसे यहां पे हो गया द नेम
आव न अगर है नगर का नाम, जैसे यहां पे कॉलोनी, कॉलोनी का नाम, जैसे यहां पे स्ट्रीट है, गली का नाम। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, द नेम का मतलब होता है नाम, आव का मतलब होता है काके की, जैसे यहां पे नगर हो गया, नगर का नाम, अगर नगर नहीं है तो कॉलोनी, कॉलोनी का नाम, अगर कॉलोनी नहीं है तब यहां पे बच्चों स्ट्रीट का मतलब गली का नाम। इन तीनों में से आपको लिखना क्या है? केवल एक। लेकिन याद रहे, चाहे नगर लिखोगे, चाहे कॉलोनी लिखोगे, चाहे गली लिखोगे, उसके प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर होगा वह हमेशा कैसे आएगा? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का मतलब होता बच्चों बड़े अक्षर से। ध्यान दो, कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़े अक्षर से। चाहे नगर होगा, चाहे कॉलोनी होगा, चाहे गली होगा, प्रत्येक शब्द का जो पहला अक्षर होगा वह कैसे आएगा? कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। जैसे मुझे इसी में लिखना है, तो अब जैसे रामनगर लिखना है तो मैंने यहां पे लिख दिया राम न अगर। अब देखो बेटा, इस राम में आर मैंने बड़े से लिखा, नगर में एन मैंने बड़े से लिखा, तो देखो इस पहली लाइन में यही चीज आती है। सपोज दैट अगर वहां पे रामनगर नहीं लिखना है, तो जैसे मुझे कॉलोनी लिखना है तो मैंने यहां पे लिख दिया राय कॉलोनी। अब आप लोग देख लो, इस राय में आर बड़े से लिखा, कॉलोनी में सी मैंने बड़े से लिखा, तो यहां पे नगर भी आ सकता है, कॉलोनी भी आ सकता है और गली का नाम भी आ सकता है। तो ध्यान देना बच्चों, इस पहले लाइन में इन तीनों में से कोई एक आएगा, या तो वार्ड नंबर, हाउस नंबर, गली नंबर। इसमें आएगा क्या? 2 अंकों की या 3 अंकों की कोई न कोई संख्या आ जाएगी। अब इसके बाद बच्चों यहां पे क्या करना होगा? कामा। अब उसी में एक चीज और आती है, क्या? द नेम ऑफ नगर है, नगर का नाम, कॉलोनी का नाम या गली का नाम। इन तीनों में से कोई एक आएगा। यस, जो भी आएगा उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर है कैपिटल लेटर का मतलब बड़े से आएगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया रामनगर, इस आर को बड़े से लिखा, इस एन को बड़े से लिखा। यस बच्चों, ये रही आपकी पहली लाइन। अब हम लोग आते हैं इस दूसरी लाइन में क्या आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ब्लैक बोर्ड पे देखो, द नेम आव रिया या द नेम ऑफ अ रोड है, यानी सड़क का नाम। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, द नेम का मतलब होता है नाम, आव का मतलब होता है काके की, एरिया का मतलब होता है क्षेत्र है, यानी इस एरिया का मतलब होता है क्षेत्र है, और रोड का मतलब होता है सड़क। इन दोनों में से कोई एक आएगा, और वो जो भी आएगा उसके प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर जो होगा वो कैसे होगा? बड़े से। यस बच्चों, तो इस दूसरे लाइन में आपको ये बताना होता है, जैसे ये रामनगर है तो ये किसी न किसी रोड पे आता होगा, अगर रोड पे नहीं आता होगा तो किसी न किसी क्षेत्र में आता होगा, तो उस क्षेत्र का नाम या उस रोड का नाम, इसके भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर है कैसे होगा? बड़े से। जैसे यहां पे हमने लिख दिया इन इंडस्ट्रियल एरिया। अब देखो बच्चों, इस इंडस्ट्रियल में मैंने आई कैसे लिखा? बड़े से। इस एरिया में मैंने कैसे लिखा? बड़े से। तो देखो ये हो गया आपका एरिया या रोड का नाम। अगर रोड लिखना जैसे इस राय कॉलोनी का लिखा, तो अब दूसरे लाइन में हमको लिखना है जैसे इस स्टेशन रोड। अब देखो बच्चों, इस स्टेशन में यस बड़े से है, इस रोड में आर बड़े से है। यस, तो देखो इस दूसरे लाइन में ये आएगा द नेम ऑफ एरिया, क्षेत्र का नाम या रोड का नाम। यस बच्चों, अब आगे आते हैं तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में आपका आता है यहां पे, ध्यान दो बच्चों, द नेम
आव है, डिस है, टिक है। द नेम का मतलब होता है नाम, आव का मतलब होता है काके की, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिले का नाम। जिले के नाम के भी पहला अक्षर जो होगा वह कैसे होगा, कैपिटल लेटर से। जैसे 46 है, रामनगर है, औद्योगिक क्षेत्र है, बाड़मेर लिखना है, तो मैंने यहां पे लिख दिया बाड़मेर। अब देखो बेटा, इस बाड़मेर में मैंने बी को कैसे लिखा, बड़े से। तो इस तरीके से आपका सेंडर एड्रेस है लिखा जाता है। लेकिन कहां, किस तरफ, ध्यान रहे बच्चों, बाईं तरफ सबसे ऊपर, यानी लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर यह आएगा सेंडर एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। किस तरीके से आएगा ये बच्चों मैंने इन तीनों लाइनों का विवरण दे दिया। ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैक बोर्ड पे अगर ये 3 लाइन में नहीं लिखना है, 2 लाइन में लिखना है, तो कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दो, अगर 2 लाइन में लिखना है तो ये जो दूसरी लाइन में आप लोग एरिया और रोड का नाम लिख रहे हो, इसको मत लिखना। जैसे कैसे लिख देना, जैसे मैंने यहां पे दे दिया 48 कामा राय का लोनी। अब एरिया रोड का नाम न लिख करके तुरंत जिले का नाम लिख देंगे। जैसे यहां पे कर दिया बाड़मेर, तो अब देखो ये कितने लाइन में आ गया, 2 लाइन में। तो इस 2 लाइन में भी लिखा जा सकता है, 3 लाइन में भी लिखा जा सकता है। आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप 2 लाइन में लिखना चाहते हो या 3 लाइन में लिखना चाहते हो। तो इस तरीके से आपका पहला टॉपिक आता बच्चों सेंडर एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। यस बच्चों, अब ध्यान दो बेटा, इसके बाद लाइन छोड़ने का नियम किसी भी जगह आपको नहीं मिलेगा। यस, ये लाइन तो केवल इसलिए छोड़ी जाती है ताकि जो कुछ भी आप लिख रहे हो वो साफ सुथरा और सुंदर दिखे। तो ध्यान देना, इसके बाद यहां पे आप लोग एक लाइन छोड़ देना। यस, यानी कहने का मतलब इस सेंडर एड्रेस के बाद आपको कितनी लाइन छोड़ना है, 1। अब आएगा आपका रूल नंबर 2, डेट। डेट कैसे लिखा जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों आप लोग। ध्यान दो बच्चों, रूल नंबर 2 आता है आपका डेट है। इससे डेट का मतलब होता है दिनांक है। ध्यान दो, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें 3 चीज आता है। सबसे पहले यहां पे डेट हो गया, फिर जैसे यहां पे मंथ हो गया, प्लस यहां पे ईयर हो गया। ब्लैक बोर्ड पे देखो बेटा, अगर ये डेट सबसे पहले न लिख करके हम बाद में लिख सकते हैं तो ये मंथ आएगा सबसे पहले, मंथ हो गया, फिर यहां पे डेट आएगा। अब तुरंत इसके बाद यहां पे कामा करना होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ईयर। तो ध्यान दे रहे प्यारे विद्यार्थियों, इस 2 तरीके से डेट मंथ ईयर लिखना है। और ये किस दिन का लिखा जाएगा, ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे। अगर प्रश्न में डेट मंथ ईयर दिया होगा तो वो जो डेट मंथ ईयर होगा वो आपके कार्यक्रम का होगा, आपके फंक्शन का होगा, तो वो डेट मंथ ईयर आपके बॉडी में लिखा जाएगा। लेकिन यहां पर जो डेट मंथ ईयर होगी वो उस डेट मंथ ईयर से 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन पहले की होगी, बाद की नहीं होगी। जब होगी तो जो डेट मंथ ईयर प्रश्न में दिया होगा वह कार्यक्रम का होगा, उससे पहले की ही डेट मंथ ईयर लिखा जाएगा। अब अगर मंथ लिखना है बीच में लिखोगे तो भी इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स होगा, अगर पहले लिखोगे तो भी इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स लिखना होगा। सपोज दैट जैसे आपका कार्यक्रम जो है वो मान लो ये मई चल रहा है, 30 मई को आपके घर कार्यक्रम है, तो प्रश्न में होगा। अब यहां पे डेट होगी तो 30 मई से पहले का होगा। तो जैसे हमको लिखना है तो मान लो यहां पे हमने लिख दिया 25 है, यस है। अब ये हो गया मई का मतलब मई, और 2020 ऐसे लिख सकते हो। या यहां पे आ जाओ, जैसे लिख दिया मई मीन्स मई,
2025 है, कामा 2020 है। इस तरीके से बेटा डेट को लिखा जाएगा। चाहे आप ऐसे लिख लेना और चाहे तो आप ऐसे लिख लेना, इन दोनों में से एक तरीके से डेट है लिखा जाएगा। कहां? इसी सेंडर एड्रेस के नीचे एक लाइन छोड़ करके तुरंत इसके नीचे। ध्यान दो, ये यहां नहीं आएगा, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये कहां आएगा? बाईं तरफ। अब उसके नीचे एक लाइन छोड़ करके आपका क्या आ जाएगा? डेट है, मंथ है और ईयर। यस बच्चों, अब इसके बाद भी आपको क्या करना है? इसके नीचे भी एक लाइन छोड़ देना है। अब एक लाइन छोड़ देने के बाद आपका तीसरा खंड आता है, जानते हो क्या? सैल्यूटेशन। आओ मैं बताता हूं कैसे हल होगा वह। इसमें तीसरा खंड आता है आपका बच्चों, अ सैल्यूटेशन। इस सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। ध्यान दो, संबोधन हमेशा यहां पे किससे शुरू करोगे? डियर से। किससे शुरू करोगे? डियर से। अब आपका जो इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है, यह अक्सर आपको अपने दोस्तों को संबोधित करना होता है। तो अब यहां पे डियर फ्रेंड नहीं लिखोगे, बल्कि उस दोस्त का नाम लिखोगे। अगर प्रश्न में दिया होगा तो उसे लिखना, अगर नहीं दिया होगा तो XYZ है। आपको XYZ का मतलब किसी न किसी दोस्त का नाम है लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया डियर है, राहुल है, ऐसे डियर राहुल। जैसे यहां पे लिख दिया डियर है, मोहन है, ऐसे आपको किसी न किसी दोस्त का नाम लिखना होगा और उससे पहले आपको क्या लिखना होगा? डियर लिखना होगा। यस बच्चों, बस इतने करना है आपको। अब इसके नीचे आपका आता है रूल नंबर 4 है, जानते हो क्या? बॉडी। अब आपके दिमाग में होगा किसके नीचे लाइन छोड़ना है कि नहीं, तो नो बेटा, इसके नीचे लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यस, अब यहां पे आएगा बॉडी। इस बॉडी का मतलब होता है मुख्य, भाग। अब मैं आपको बताऊंगा किसके मुख्य भाग में क्या क्या आता है, उसको कैसे लिखा जाएगा। जब मैं सारा फंक्शन पढ़ा लूंगा तो मैं अलग से आपको बॉडी लिख के दिखाऊंगा और उसमें आपको प्रश्न से निकाल करके भरना क्या है? विषय का नाम, डेट, मंथ है, ईयर है, एट है, टाइम है, AM PM और प्लेस। इतने चीज प्रश्न से निकाल करके उस बॉडी के अंदर भरना है। बाकी सूत्र जो होगा, फार्मूला जो होगा, क्या क्या लिखा जाएगा, वो मैं सबको आपको लिख करके समझाऊंगा। तो ध्यान रहे, चौथे नंबर पे आपका क्या आता है? बॉडी। अब ये बॉडी जहां पे समाप्त हो जाएगी, फिर बेटा ध्यान दो, लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं। पैराग्राफ चेंज। पैराग्राफ चेंज का मतलब जिस लाइन में खत्म हो गया उसके नीचे से लिखोगे आप लोग अपना रूल नंबर 5 है। कंप्लीट, मेन, टरी, क्लोज है, प्लस है, सिग है, ने, अचर। यस बच्चों, कंप्लीमेंट्री क्लोज का मतलब उपयुक्त समापन। ये लो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि उपयुक्त समापन के रूप में क्या आएगा। वेरी सिंपल, सिर्फ आपको इस उपयुक्त समापन के रूप में क्या लिखना है? योर्स लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? योर्स। पैराग्राफ चेंज करके चले आओगे बाई तरफ, कंप्लीमेंट्री क्लोज के रूप में आपको क्या लिखना है? योर्स लिखना है। यस, अब इसके नीचे लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसी के नीचे आपको क्या करना है? सिग्नेचर, हस्ताक्षर, यानी लिखने वाले का नाम। अगर प्रश्न में दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो XYZ अर्थात कोई न कोई आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहां पे लिख दिया राहुल है, सर है, मां।
यस बच्चों, ये हो गया आपका कंप्लीमेंट्री क्लोज और ये हो गया आपका सिग्नेचर। इसी को बेटा बॉक्स के अंदर बंद कर दोगे, ये हो जाएगा आपका इस इनफॉर्मल इन्विटेशन का एक्सेप्ट और डिक्लाइन। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये पांचों फार्मूला बता दिया। सेंडर एड्रेस कैसे आएगा, डेट कैसे आएगा, सेंडर एड्रेस के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर उसके बाद डेट के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर इस सैल्यूटेशन के बाद आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर आएगा बॉडी, इस बॉडी के बाद भी लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके कंप्लीमेंट्री क्लोज इसके रूप में क्या आएगा, योर्स, या तो आप योर्स लविंग भी लिख सकते हो। फिर इसके नीचे लाइन छोड़ेगा नहीं, फिर क्या आएगा, सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब हस्ताक्षर। अगर प्रश्न में दिया है तो उसे, नहीं तो कोई ना कोई आपको नाम लिखना होगा, इसी को लिख करके आपको बॉक्स के अंदर बंद कर देना होगा। ये हो जाएगा आपके इस इनफॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्ट और डिक्लाइन। सिर्फ बचा बच्चों इसमें आपकी बॉडी है, इसमें क्या क्या आएगा मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक फार्मूला देखो। जैसे ब्लैक बोर्ड पर देखना बच्चों। देखो सबसे पहले आपको मैं फार्मूला बता रहा हूं कि देखो सिस्टम क्या है इसका। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सेंडर एड्रेस। मान लो हमको एक सेंडर एड्रेस बनाना है, जैसे यहां पे लिख दिया 5045 कामा राय कॉलोनी। यस, अब दूसरी लाइन में जैसे यहां पे लिख दिया इस स्टेशन रोड। यस, अब तीसरी लाइन में यहां पे लिख दिया बच्चों बार में। ये देखो आपका बच्चों रोल नंबर फर्स्ट हो गया। यस, अब इसी के नीचे बेटा आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। ये तो मैंने ऐसे खींच दिया, लेकिन आपको केवल लाइन छोड़ना है, कुछ खींचना नहीं है। जैसे डेट लिखना है, मान लो एक डेट में यहां पे लिख रहा हूं जैसे 10th है, अब यहां पे लिख दिया जुलाई 2020। ये देखो मैंने आपका क्या लिख दिया, डेट लिख दिया। फिर बच्चों इसके बाद क्या करना है, एक लाइन आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद अब आएगा आपका सैल्यूटेशन। जैसे यहां पे लिख दिया हमने डियर है न। ये देखो आपका क्या हो गया, रोल नंबर 3rd है। अब इसी के नीचे तुरंत यहां से नहीं, इसी के नीचे से यहां से आपकी आ जाएगी बॉडी। इस बॉडी में क्या क्या आएगा बच्चों, मैं आपको लिख करके सिखाऊंगा। ये देखो हो गया आपका चौथा, जहां पे समाप्त हो गया। अब इसी के नीचे आपको यहां पे क्या करना है, योर्स। फिर इसी के नीचे आपका नाम, जैसे यहां पे हो गया राहुल है, सर है, मां। यस, तो देखो ये हो गया आपका रोल नंबर फर्स्ट, ये यहां पे हो गया आपका रोल नंबर 2nd, ये यहां पे हो गया आपका रोल नंबर 3rd, और ये बॉडी यहां पे हो गई आपकी रोल नंबर 4 है, और ये दोनों यहां पे हो गया रोल नंबर 5। इसी को बच्चों बॉक्स बना करके क्लोज कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये बनेगा आपका इस इनफॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्ट और डिक्लाइन। अब इस बॉडी में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, वो सूत्र में अभी आपको लिखा रहा हूं। उसी में आपको एक्सेप्ट होगा तो एक लाइन अलग से आ जाएगा, डिक्लाइन होगा तो एक लाइन अलग से देना होगा, बाकी सब कुछ एक दूसरे का सेम होगा। यस, तो अब बच्चों आप लोग देख लो
ये हो गया आपका सबसे पहले सेंडर एड्रेस हो गया, फिर एक लाइन छोड़ करके यह आपका डेट हो गया, फिर एक लाइन छोड़ करके यह आपका हो गया सैल्यूटेशन, फिर यहाँ पे लाइन छोड़ोगे नहीं यह आपका हो गया बॉडी, फिर लाइन छोड़ोगे नहीं यह हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज अब प्लस सिग्नेचर। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके बॉडी में क्या क्या आता है, कैसे लिखा जाता है। आओ ब्लैक बोर्ड पे। ध्यान दो बच्चों, ये बॉडी में क्या क्या आता है मैं लिखा रहा हूं, आपको ध्यान दो। जैसे यहां पे हो गया आपका कंग्रेचुलेशंस है, फुल स्टॉप, कंग्रेचुलेशंस। अब इसके बाद हो जाएगा आई एम एक्सट्रीमली ग्लेड टू receive your invitation letter that congratulations, I am extremely glad to receive your invitation letter that you are going to celebrate प्लस यहां पे हो जाएगा बच्चों द नेम ऑफ सब्जेक्ट, यानी उस विषय का नाम। ये बेटा आपको प्रश्न मिलेगा। फिर यहां पे हो गया ऑन डेट हो जाएगा, प्रश्न मिलेगा, मंथ हो जाएगा, प्रश्न मिलेगा, फिर इसके बाद ईयर हो जाएगा, प्रश्न मिलेगा, एट टाइम हो जाएगा, प्रश्न मिलेगा, या तो एएम होगा या तो पीएम होगा, ये भी आपको प्रश्न में मिलेगा। प्लस एट प्लस प्लेस ये भी आपको प्रश्न में मिलेगा। ध्यान रहे बच्चों, विषय का नाम, डेट हो गया, मंथ हो गया, और यहां पे ईयर हो गया, एट हो गया, टाइम हो गया, एम पीएम एट प्लेस है, ये सभी के सभी आपको प्रश्न में मिलेंगे। अब आगे जैसे आई रिमेम्बर हाउ ईगर you have been to see this day। यस बच्चों, अब ये आपका चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, सबसे पहले बेटा इतना लिखना पड़ेगा। यस देखो क्या लिखा, कंग्रेचुलेशंस का मतलब बधाई हो, आई एम एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत अधिक है, ग्लेड का मतलब होता खुशी, यानी मैं बहुत अधिक खुश हूं। टू रिसीव का मतलब प्राप्त करके, योर का मतलब आपके, इनविटेशन लेटर का मतलब आमंत्रण पत्र है, यानी आपके निमंत्रण पत्र को प्राप्त करके मैं बहुत खुश हूं। यस, दैट का मतलब होता है कि यू आर गोइंग का मतलब होता जा रहे हो, टू सेलिब्रेट का मतलब मनाने, आप मनाने जा रहे हो। अब यहाँ पे जो भी विषय होगा वह प्रश्न में दिया होगा, उस विषय का नाम, फिर यहाँ पे ऑन डेट होगा, मंथ होगा, ईयर होगा, एट होगा, टाइम होगा, एएम या पीएम, इन दोनों में से कोई एक, फिर एट होगा, फिर प्लेस होगा। यस, प्रश्न से लाके भरोगे। आई रिमेंबर है, मुझे याद है, हाउ ईगर, ईगर का मतलब उत्सुक है, आप कितने उत्सुक होंगे। यू हैव बीन, टू सी का मतलब होता देखने के लिए,
दिस डे का मतलब इस दिन को। मुझे याद है कि आप इस दिन को देखने के लिए कितने अधिक उत्सुक हैं। यस बच्चों, अब ये मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, सबसे पहले आपका ये आएगा। अगर एक्सेप्ट होगा तो एक लाइन में अलग से लिखूंगा, अगर डिक्लाइन होगा तो उसके लिए मैं अलग से लिखूंगा। तो ध्यान दो, जैसे यहां पे आपका एक्सेप्ट हो जाए तो क्या आएगा बच्चों, तब इसी में आएगा आई विल, पैराग्राफ चेंज करके बच्चों, आई विल डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली कम विथ माई फैमिली टू अटेंड इन योर। यहां पे बच्चों चाहे पार्टी हो जाए चाहे तो यहां पे फंक्शन हो जाएगा। यस, अब आगे फुल स्टॉप, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डे। अगर बच्चों एक्सेप्ट होगा तब आपका उसी के आगे पैराग्राफ चेंज करके आपका ये आ जाएगा। यस, ये तो सोम होगा, अब इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके ये आ जाएगा, आई विल डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब अवश्य, मैं निश्चित रूप से अवश्य आऊंगा। आई के साथ विल आया तो अवश्य। डेफिनेटली का मतलब निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से अवश्य। कम का मतलब आऊंगा, विद का मतलब होता है के साथ, माई फैमिली का मतलब अपने परिवार के साथ, टू अटेंड का मतलब शामिल होने के लिए, इन योर पार्टी या फंक्शन, आपकी दावत या आपके फंक्शन में शामिल होने के लिए। आई एम ईगरली, ईगरली का मतलब उत्सुकता से, वेटिंग का मतलब इंतजार है, फॉर द डे, अरे मुझे तो उस दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार है। यस बच्चों, अगर आपका एक्सेप्ट होगा तो इसके नीचे यह आएगी। अगर बेटा यहां पे डिक्लाइन होगा तब देखो क्या आएगा, तब पैराग्राफ चेंज नहीं होगा, उसी के आगे लिखोगे जैसे बट आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड इन योर पार्टी या यहां पे फंक्शन, बिकॉज आई हैव, कोई ना कोई कारण लिखोगे बच्चों, आई हैव एन अर्जेंट वर्क इन माई ऑफिस ऑन द सेम डे। यस बच्चों, अगर आपका डिक्लाइन होगा तब इसी के नीचे आपका ये आ जाएगा। अगर एक्सेप्ट ना होकर के आपका डिक्लाइन होगा तब ये ना आकर के अब इसके नीचे आपका ये आएगा। देखो क्या करा, बट का मतलब होता परंतु, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी का मतलब मुझे बेहद दुख है, टू इन्फॉर्म का मतलब सूचित करते हुए, यू का मतलब आपको, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। दैट का मतलब होता है कि आई वुड नॉट बी एबल, एबल का मतलब योग्य होना, नॉट एबल का मतलब असमर्थ हो जाना, अर्थात मैं असमर्थ रहूंगा। टू अटेंड का मतलब शामिल होने में, इन योर पार्टी या फंक्शन, मैं आपकी दावत में
या कार्यक्रम में शामिल होने से असमर्थ रहूंगा। बिकॉज का मतलब होता क्योंकि, ध्यान रहे बेटा, ये रीजन बदलता रहेगा। आई हैव, इन का मतलब होता है एक है, अर्जेंट का मतलब जरूरी, वर्क का मतलब होता काम, इन माई ऑफिस, क्योंकि मेरे कार्यालय में उस दिन है, उसी सेम दिन है, किसी जरूरी काम हो जाने से मैं आपके दावत में शामिल होने से असमर्थ रहूंगा। तो ध्यान देना बच्चों, इसने इसको क्या किया, डिक्लाइन, अस्वीकार कर दिया, जबकि यहां पे इसने क्या किया था, स्वीकार किया था। तो इस तरीके से यह आपका सूत्र है। इसी सूत्र में ये सबसे पहले चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन है, ये आपका ऊपर सेम आएगा। अब प्रश्न से ये विषय का नाम डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, टाइम हो गया, एएम पीएम और ए प्लेस, ये प्रश्न में दिया होगा, वहां से निकाल करके यहां पे भरा जाएगा। अगर नहीं दिया होगा तो आपको कोई ना कोई अपने मन से यहां पे डेट है, मंथ है, ईयर है, टाइम और प्लेस भरना पड़ेगा। यह जो विषय है यह हमेशा प्रश्न में देगा। अब बच्चों अगर एक्सेप्ट होगा तो देखो ये आ जाएगा, आई विल डेफिनेटली कम, मैं निश्चित रूप से अवश्य आऊंगा, विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ, टू अटेंड है, शामिल होने के लिए, इन योर पार्टी या फंक्शन, इन्हें आपकी दावत में शामिल होने के लिए मैं निश्चित रूप से अपने परिवार के साथ है अवश्य आऊंगा। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डे, अरे मुझे तो उस दिन का बड़े बेसब्री से इंतजार है। तो अब देखो बेटा, इसको इसने क्या किया, एक्सेप्ट है, स्वीकार कर लिया। अब यहां पे क्या था, डिक्लाइन, ध्यान दो, बट परंतु आई एम वेरी सॉरी, मुझे बेहद दुख है। टू इन्फॉर्म का मतलब बताते हुए, यू का मतलब आपको, इन्हें आपको सूचित करते हुए, बताते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है। दैट का मतलब होता कि आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड का मतलब शामिल होना, इन योर पार्टी या फंक्शन, मैं आपकी दावत में शामिल होने से अयोग्य रहूंगा। यह बताते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है या मुझे बेहद दुख है। बिकॉज, क्योंकि अब ये बच्चों यहां पे रीजन है आपका, तो ये रीजन अक्सर आपका बदलता रहेगा। जैसे मैंने क्या दिया, आई हैव एन अर्जेंट, अर्जेंट का मतलब जरूरी, वर्क का मतलब होता काम, इन माई ऑफिस, ऑफिस का मतलब कार्यालय, मेरे कार्यालय में मेरे पास एक जरूरी काम है, ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे का मतलब उसी दिन, इसीलिए मैं आपके दावत में शामिल होने से असमर्थ रहूंगा। तो ये ध्यान रहे बच्चों, ये आपकी डिक्लाइन है और ये आपका एक्सेप्ट है, और ये जो ऊपर वाला है ये सब में आएगा, चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन। अब कल मैं आपको प्रश्न किस तरीके से बोर्ड में आएगा और उसको किस तरीके से इसी बॉडी की सहायता से हम सॉल्व कर देंगे। प्रश्न से केवल ये 6 चीज निकालेंगे। ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट 1, डेट 2 हो गया, मंथ 3 हो गया, ईयर 4 हो गया, टाइम 5 हो गया और यहाँ पे प्लेस 6 हो गया। बाकी सब कुछ फंक्शन सेम होगा। वहीं सबसे पहले आपका भेजने वाले का पता हो जाएगा, एक लाइन छोड़ करके डेट हो जाएगी, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके संबोधन हो जाएगा, फिर ये सेम टू सेम बॉडी, फिर एक लाइन आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा योर्स, फिर उसके नीचे आपका अपना नाम, इसी को बॉक्स के अंदर कर दोगे। ये बनेगा बच्चों आपका इनफॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्ट और डिक्लाइन। कल हल करके प्रश्न बोर्ड में कैसे आता है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन सारे सूत्रों की सहायता से कल बताऊंगा। आज के लिए पर्याप्त, थैंक्स।